चले अब विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे देयर इज अ असेट्स क्लासेस एंड म्यूचुअल फंड। असेट्स क्लासेस एंड म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो म्यूचुअल फंड्स इज बेसिकली मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज इक्विटी, अगर मैं बात करूं तो एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है हाइब्रिड, तीसरा होता है डेट। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू। सी इक्विटी किन के लिए मैंने आपको बोला था स्टडी लाइक दिस कि दिस इज फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस और यू कैन गिव एडवाइस ऑल्सो। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी इज गुड फॉर यंग एज। इफ यू आर इन ऑफ योर यंग एज देन इक्विटी इज प्रॉपर, मतलब प्रोबेबली इट्स फॉर यू, आप लोगों के लिए है। लॉन्ग, अगर आपका कोई लॉन्ग टाइम गोल है तो भी इक्विटी बहुत अच्छा है। टैक्स एफिशिएंसी, अगर आप चाहते हैं टैक्स सेव करना और या फिर आप चाहते हैं कम से कम टैक्स लगे, देन इक्विटी इज वेरी गुड। वॉलेटाइल है मतलब इट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो एंड इट कैन बी डिक्रीज ऑल्सो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आपका पैसा कम भी कर सकता है। व्हेन वी कम टू हाइब्रिड मीन्स कि आप सब कुछ इक्विटी में नहीं रखना चाहते, आपको लगता है कि कुछ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट भी होने चाहिए। तो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सुशील जी, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बैलेंस रिस्क, मैं इक्विटी में भी रखूंगा कुछ पैसा और डेट में भी रखूंगा। सी डेट इज व्हाट? डेट इज काइंड जो कि रिस्क फ्री होते हैं एक तरह से, मार्केट रिस्क नहीं होता। मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए, इनमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है अशोक सर, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, इनमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। तो ये होता है डेट पोर्शन। इक्विटी पोर्शन, अगर मैं पहले एक बार डेट पढ़ा दूं, डेट में आपको एक तो फिक्स रिटर्न मिलती है। डेट माइट नॉट, ये टैक्स एफिशिएंट नहीं है, इस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, लेकिन ये आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, रिड्यूस रिस्क इन द पोर्टफोलियो। देखिए यहां यंग एज है, लॉन्ग टाइम है, टैक्स एफिशिएंट है, वॉलेटाइल है। लेकिन जब हम इक्विटी लगाते हैं तो अशोक सर मुझे हमेशा एक डाउट होता है कि भाई कल को मेरे को पैसों की जरूरत हुई और मार्केट डाउन हुआ, देन मेरी कैपिटल मैंने लगाए 1 लाख और वो 80,000 हो गए, तो मुझे 80,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। इस समय मेरी कैपिटल भी गई, ठीक है। लेकिन तो इक्विटी के अंदर आपकी कैपिटल भी कम हो सकती है, वॉलेटाइल है, पर अगर आप उस पैसे को नहीं निकालते और अनदर 5 साल के लिए छोड़ दे तो हो सकता है वो 1 लाख 1.5 लाख भी हो जाए। लेकिन डेट में इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, तो आपका जो डेट फंड है ना, वो क्या होगा? वो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। आपकी कैपिटल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 लाख से 1,08,000 होगी, फिर 1,16,000 होगी, इस तरह से बढ़ेगी। तो दैट इज रिड्यूस द रिस्क इन द पोर्टफोलियो, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। और दूसरा, सेफ गार्ड द कैपिटल। मोस्टली हम इसको कैपिटल बताने के लिए यूज करते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए ये टर्म क्यों यूज किया जाता है। तो व्हेन यू वांट टू ग्रो योर मनी, चूज इक्विटी, एंड व्हेन यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मनी, चूज डेट, right? There are two ways why we do investing. We do investing to grow our money and to protect our money. Grow our money की अगर मैं बात करूं तो grow में क्या होगा? Grow के अंदर शुभम जी ये होगा कि I want to grow my money, तो I have to go to equity, मैं चाहता हूं, and the difference is of only return. रिटर्न का डिफरेंस है, अगर आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलती है तो वो ग्रो हो रही है आपकी मनी, और आपको एक फिक्स रेट ऑफ एक रिटर्न मिल रही है जो इन्फ्लेशन महंगाई को बीट करी, उसको हम प्रोटेक्शन ऑफ मनी कहते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजों की आवश्यकता है, इक्विटी की भी आवश्यकता है और डेट की भी आवश्यकता है, ठीक है। और इन दोनों को जब महेश सर इक्विटी और डेट को हम जोड़ दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम असेट्स अलोकेशन। असेट्स अलोकेशन कहता है इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हमने कुछ समय पहले देखा, जब लास्ट टाइम कोरोना की वेव आई थी तो मार्केट बहुत डाउन आया था। उस समय अगर किसी को पैसों की जरूरत हुई होगी तो उसने क्या किया होगा? ही मस्ट हैव विड्रॉन फ्रॉम इक्विटी के लॉस में से सब कुछ निकाल लिया होगा। लेकिन अगर किसी के पास डेट में पैसा होता तो वो क्या करता? किसी के पास अगर डेट में पैसा होता तो वो डेट में से पैसा आपका अपना निकालता, तो उसको ज्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप देखें,
अब आता है हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड? अब कुछ लोग, अगर हम लोग तो जैसे हम पढ़ गए तो हम डेट और इक्विटी पता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि सर मैं कैसे अलोकेशन करूं, कौन ध्यान देगा, तो उनके लिए एक हाइब्रिड फंड आया। हाइब्रिड मतलब जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें बैलेंस रिस्क होगा। बैलेंस रिस्क होगा मतलब आप अब जब भी फंड लेंगे उसमें कुछ पोर्शन इक्विटी का होगा और कुछ पोर्शन डेट का होगा, आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। स्टेबल ग्रोथ का मतलब जब इक्विटी हो सकता है नीचे होगा, तो जो आपका डेट पोर्शन है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होगा। जैसे सपोज करिए मैंने केवल इक्विटी में लगा रखा है तो मेरा पोर्शन इक्विटी में अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन अगर मेरा डेट पोर्शन अगर इसमें जुड़ जाए तो इक्विटी डाउन जाए, इक्विटी अप जाए, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी फिक्स रिटर्न कमाती रहेगी। तो स्टेबल ग्रोथ का मतलब ये एक मिक्स्ड 10 से 11% इनको रिटर्न मिल जाती है, क्योंकि इसमें एक इक्विटी एलिमेंट, अगर डेट में जाऊं तो हम डेट में देखते हैं हमें 8% तक की रिटर्न मिल जाती है, और हाइब्रिड में जाएं तो हम देखते हैं हमें 10 से 12%। ये जो 4% बढ़ा है दैट इज ऑफ इक्विटी कंटेंट के कारण बढ़ता है ना। और डायरेक्ट इक्विटी में रहे तो हम 15 से 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वॉलेटाइल का आप ध्यान रखेंगे कि मार्केट डाउन जा सकता है। ये पार्शली टैक्स एफिशिएंट है। पार्शली टैक्स एफिशिएंट है मतलब इक्विटी वाले पोर्शन पे वही टैक्स कम लगेगा। तो हमें जब भी स्टेबल ग्रोथ चाहिए शुभम जी, तो हम क्या करेंगे, हमें स्टेबल ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले स्टेबल ग्रोथ के लिए हमें हाइब्रिड चूज कर लेना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, इफ यू आर इन योर यंग एज, गो फॉर द इक्विटी। अगर आप रिटायरमेंट की एज के पास है या आपका गोल बहुत नजदीक है, मैं कहूं कि कोई पर्सन गोल उसका बहुत नजदीक है, सपोज ही इज सेविंग फॉर मेकिंग हिज हाउस आफ्टर 2 years, तो मैं उसको कहूंगा उसको डेट फंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट रिस्क नहीं देख सकता इस समय। और हाइब्रिड, अब आपको 5-6 साल के लिए पैसा जोड़ना है, लंबा समय नहीं है, तो आप इक्विटी और डेट का मिक्सचर रख सकते हैं अगर आप मार्केट की नॉलेज कम रखते हैं। क्लियर हो गए? तो मैंने आपको 3 एसेट्स क्लास बता दिए, एक तो होती है इक्विटी, एक हाइब्रिड और डेट, और तीनों का मतलब बता दिया हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे आप, लेकिन सेबी ने कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा है उसके बारे में बात करते हैं। सेबी ने एक तो क्लासिफिकेशन कर रखा है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, ये मेजर क्लासेस चलती हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी इक्विटी सेबी ने क्लासिफिकेशन रखा है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, ओल्ड एज रिटायरमेंट प्लान के लिए। कई बार ऐसे फंड होते हैं ना, आपने सुना होगा कि फॉर रिटायरमेंट प्लान आप पैसा जोड़ सकते हैं, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। अदर स्कीम की अगर बात करूं, कई ऐसी स्कीम्स चलती हैं जो आप जिनको बात करेंगे थीमेटिक होती हैं, यानी आप केवल फार्मा में लगा सकते हैं पैसा, बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं, तो ये भी कुछ सेबी के द्वारा क्लासिफाइड स्कीम है। लेकिन हमारे लिए मेजर स्कीम्स क्या होती हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड इनको यूज करते हैं। अब हम चलें अगर आगे, तो जैसे इक्विटी में मैं पहले इक्विटी क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इस पे आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी कहता है कुछ कंपनी होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब पहली 100 कंपनी, फर्स्ट 200 कंपनी इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। ऐसी 100 कंपनी जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो लार्ज कैप में रहेगी। फिर उसके बाद 101 से 250 तक मिड कैप में आ जाएंगी, और 250 के नीचे वाली सारी स्मॉल कैप में रहेंगी। तो ये हमारी सेबी की डेफिनेशन है। अच्छा, ये कोई स्कीम ऐसा नहीं है कि हर महीने चेंज होगी, 6-6 महीने का हमें मिलता है टाइम। 6 महीने में जो लार्ज कैप हो गई वो 6 महीने में अब लार्ज कैप रहेंगे, ठीक है। फिर वो हर 6 महीने बाद इनका चालू होगा। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके बारे में जरूर समझे। मैंने आपको इक्विटी बताया अशोक सर, हाइब्रिड बताया और बताया डेट। अब मैं इक्विटी को डिटेल में बता रहा हूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आज ये भी बताएंगे आपको इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं लार्ज कैप, यानी ये वो म्यूचुअल फंड है, कंपनीज हैं जो केवल लार्ज कैप में ही पैसों को लगाती हैं। लार्ज कैप में ही अगर मैं बात करूं ऋषभ, मींस फर्स्ट 100 कंपनीज, तो ये उसके अलावा, यानी इफ आई एम इन्वेस्टिंग मनी, और अगर मुझे पैसा लगाना है इक्विटी में, अगर मैं आज मैंने पहली बार स्टार्ट किया है इन्वेस्टिंग करना, और आपका कोई क्लाइंट है, आपके पास कोई आता है कि यार मैं इन्वेस्टिंग में, अमित जी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं इक्विटी में, मैं क्या, तो मैं उस पर्सन को एडवाइस करूंगा या तो हाइब्रिड या लार्ज कैप।
लार्ज कैप और हाइब्रिड, क्योंकि लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है। और एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जब मार्केट में बहुत तगड़ा करेक्शन आता है, बहुत तगड़ा करेक्शन, जैसे लास्ट टाइम हमने कोरोना का टाइम देखा, भयंकर करेक्शन बोले या मार्केट फॉल होता है, जहां मार्केट हमारा बहुत मतलब 50 60 70% तक डाउन गए मार्केट, ठीक है, उस समय अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए वो है लार्ज कैप। कारण, आप 3 महीने में जब मार्केट इंप्रूव करेगा, लार्ज कैप बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाती हैं, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप को बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहां पहुंचने के लिए, इफ यू वांट टू मेक अ क्विक प्रॉफिट। ऋषभ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मार्केट बहुत डाउन है और मुझे पता है ये फटाफट रिकवरी देगा, तो फटाफट सबसे पहले अगर कोई रिकवरी देगा तो वो देगा लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में लोगों का भरोसा बहुत होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल भी ये दिया था कि एचडीएफसी अगर 600 रुपए पे गया तो तुरंत 1400 रुपए पे आया, एलएनटी अगर 600 800 पे गया तो तुरंत 1500 के पास आया, तुरंत कहां, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर। वहीं बाकी स्टॉक 1 साल 2 साल 3 साल लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम होती है कि अगर हमारे को मार्केट डाउन है, सेफ प्ले करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो लार्ज कैप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिड कैप, ये केवल मिड कैप में पैसा लगाते हैं। मिड कैप में अगर ये कहूं ये पैसा लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है, एक मिनट, हाँ, इसका मतलब ये होता है, मिड कैप का मतलब 101 से 250 वाली कंपनी, जो उसके बाद जो सेबी ने बताई, केवल ये उसमें पैसा लगाते हैं। इन कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न काफी अच्छी होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरा विजन है, मेरा गोल है 5 साल से ज्यादा का या 8 साल तक का, अगर मुझे पैसा मुझे चाहिए 8 साल बाद, तो मैं मिड कैप को यूज कर सकता हूं। फिर आता है स्मॉल कैप। व्हाट इज स्मॉल कैप? स्मॉल कैप ये क्लास सबसे रिस्की होती है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जब मार्केट डाउन जाता है तो आपकी कैपिटल 40-40 50-50 60% डाउन जा सकती है, इतना तगड़ा नीचे, है ना। और जब ये अप जाएगा तो भी आप रिटर्न 60% तक का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिकवरी शो की है, ऐसे ही मिड कैप ने भी। तो अगर मुझे 5 से अगर 8 साल के लिए पैसा लगाना है तो मिड कैप में लगाना पसंद करूंगा, और 8 साल से अगर मुझे ज्यादा पैसा लगाना है तो मैं स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप को टाइम चाहिए होता है। शुभम, स्मॉल कैप में वो कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटी कंपनी होती हैं, जो क्या बनती हैं, थोड़े दिनों बाद लार्ज कैप बन जाती हैं, मिड कैप बनती हैं, फिर लार्ज कैप बनती हैं, यही कंपनी आगे जाके, तो हमें तभी इनका बेनिफिट मिल पाता है। तो अगर अशोक सर हमारा विजन है 8 ईयर प्लस, यानी किसी को, जैसे किसी की बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको 15 साल बाद या 20 साल बाद पैसा चाहिए या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उनके लिए स्मॉल कैप एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्या? कि जैसे कि सपोज करिए कि एक आदमी को अपनी बेटी की शादी करनी है आज से 20 साल बाद, तो उसने कहा कि मैं स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा हूं, डाल दीजिए, बहुत सही है। अब जब उनके गोल के आने में 2 या 3 साल रहने जाएंगे, 2 या 3 साल, यानी जैसे सपोज करिए अब वो 20 साल होने वाले हैं, है ना, और 17 साल अब हो चुके हैं, तो अब उनको स्मॉल कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, अपने रिस्क को कम कर लेना चाहिए, ठीक है। और उस साल तक आते आते फिर धीरे धीरे उसको डेट में फिक्स कर देना चाहिए। कारण, क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन आ सकता है, अब भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा वही आदमी कभी पैसा नहीं कमा पाता जो मैक्सिमम रिटर्न कमाना चाहता है मार्केट से। जो एक 15 से 20% रिटर्न को इन्वेस्टमेंट मानता है कमाने को, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा। फिर ये एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आई। कोई मुझे बताएगा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप क्या होता है? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप को मैं फ्लेक्सी फंड भी बताऊंगा, नई स्कीम लॉन्च हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो मैं, कोई भी एनीबडी कोई बताना चाहे कि व्हाट इज दिस मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। हम 5 लोग पढ़ रहे हैं, अशोक सर, सौरभ सर। जो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों इन्वेस्ट करें, किसी भी 2 में इन्वेस्ट करता हूं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रियांशी आप बताएंगे? सर शायद रियांशी क्लास, यस रियांशी बोले, हैव यू एनी नॉलेज रिगार्डिंग बेटा मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप? नो सर। चलिए,
चलिए मैं बताता हूं मल्टी कैप। देखिए पहले मल्टी कैप हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। मल्टी कैप मतलब मुझे नहीं पता कि मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मैं मिड कैप में लगाऊं या स्मॉल कैप में लगाऊं, ठीक है। तो मैंने एक फंड लगाया मल्टी कैप। मल्टी कैप अपने हिसाब से डिसाइड करता था, लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में भी लगाएगा, स्मॉल कैप में भी लगाएगा, वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। लेकिन लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जैसे कोटेक फोकस फंड था जो कि मल्टी कैप फंड था, वो क्या करता था सिलेक्ट 25। तो कोटेक क्या कर रहा था, उन्होंने देखा कि इसका सारा का सारा पैसा ही लार्ज कैप में लगा हुआ है, सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है ये मल्टी कैप फंड, तो फिर इसको स्कीम को लार्ज कैप क्यों नहीं बताया जाए। एक पर्सन ने, अशोक सर ने इसीलिए मल्टी कैप में लगाया कि उनको लार्ज कैप की भी रिटर्न मिले, मिड कैप की भी मिले और स्मॉल कैप की भी मिले, और उनको एक तीनों की मिला के रिटर्न मिले। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई लिमिट डिसाइड नहीं थी, वो कहीं भी पैसा लगा रहे थे। तो सेबी ने कहा ये आप अच्छा, और ये फंड रिटर्न भी बहुत अच्छी दे रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि अब स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है तो सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर है उसका जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो रहा था। तो सेबी ने एक रेगुलेशन ले आई कि आपको 25% मिनिमम लार्ज कैप में रखना होगा, मिड कैप में रखना होगा और स्मॉल कैप में भी रखना होगा, और 25% चाहो तो आप डेट में रख सकते हो, यानी कैश में रख सकते हो यूज करने के लिए। इससे क्या हुआ, मार्केट में एक डिस्ट्रप्शन आया कि भाई अगर आप हमें इतना टाइम दे रहे हो, तो कोटेक ने इसके ऊपर सबसे ऊपर उठाया कि हमारा फंड है 9,000 करोड़ का। तो आप मुझे ये कह रहे हो 9,000 करोड़ में से 4,500 करोड़ मैं लार्ज कैप में से निकाल के किस में डाल दूं, 50% मिड कैप और स्मॉल कैप। तो सेबी ने कहा यस, क्योंकि आपका नाम है मल्टी कैप। तो इन चीजों को करने के लिए मार्केट में एक नए फंड को जन्म दिया, उन्होंने नाम दिया फ्लेक्सी फंड। क्या दिया, फ्लेक्सी फंड। कि अब अगर किसी को मल्टी कैप में लगाना है तो दैट मींस उसका कुछ पोर्शन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पड़ा रहेगा। बट फ्लेक्सी कैप फंड वो हुए जहां फंड मैनेजर को पूरी आजादी दे रहे हो, उसकी मर्जी है तो लार्ज कैप में डाले, मर्जी है तो वो मिड कैप में डाले, मर्जी है तो वो स्मॉल कैप में डाले, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। तो फ्लेक्सी कैप की अगर आप रिटर्न देखेंगे आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें हम फंड मैनेजर को फ्री छोड़ देते हैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जितने भी मल्टी कैप फंड थे ना, उन्होंने अपना नाम चेंज करके फ्लेक्सी कैप कर लिया, फ्लेक्सी फंड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मल्टी कैप में नहीं रहना चाह रहे थे। उनको पता था कि हमारे पे अगर एक लिमिटेशन लगा दी तो अगर मान लीजिए क्या होता है, आप अगर देखेंगे जैसे निफ्टी का पीई होता है, वैसे लार्ज कैप का भी पीई होता है, मिड कैप का भी पीई होता है, स्मॉल कैप का भी पीई होता है ना। तो अभी स्मॉल कैप सस्ता मिल रहा है इस समय, तो कुछ लोग ऐसे भी इन्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्लेक्सी फंड अब किसको लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है अगर किसी के पास गोल नहीं है, जैसे ऋषभ सेड कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं बट आई डोंट हैव गोल राइट नाउ। गोल मतलब कि सर ना अभी मेरे बच्चे हैं, शादी हुई है, ना मेरे को अभी उनके पैसा किसी के लिए जोड़ना है, बस मैं जोड़ रहा हूं, तो एट दिस टाइम ही कैन कीप हिज फंड इन फ्लेक्सी फंड। ये भी बहुत अच्छी रिटर्न देगा, फ्लेक्सी फंड भी, ठीक है। फिर कुछ लोग लार्ज और मिड कैप का एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका मिश्रण बना दिया। व्हाट इज दिस डिविडेंड यील्ड? ये ऐसी कंपनीज में पैसा लगाती हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलता हो, जैसे आईटीसी, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटती हैं। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड, इस फंड की तरफ जरूर देखिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसी कंपनी में पैसा लगाती हैं जो वैल्यूड कंपनी है, जिसे अपन कहते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो अभी सस्ती चल रही है, इनको लगता है फ्यूचर में जाके इनकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। फोकस फंड कौन से होते हैं? ये फोकस 5-6 यानी 25 कंपनी की लिस्ट ले लेती है, बस उन्हीं में पैसा लगाएंगी और किसी में नहीं लगाएंगी। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड क्या हुआ? ये फार्मा में, बैंकिंग सेक्टर में, इनमें ही पैसा लगाती हैं। और व्हाट इज ईएलएसएस? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसके अंदर ये टैक्स सेविंग के अंदर पैसा लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पैसा लगाने से पहले आप किस में लगा रहे हैं, ठीक है। लार्ज कैप मैंने बताया, यानी अगर आपको मिड कैप चूज करना है तो आपका गोल का विजन होना चाहिए 5 से 8 साल। अगर आपको स्मॉल कैप चूज करना है तो आपका विजन होना चाहिए 8 साल का, मोर देन 8 ईयर। यस ऋषभ? क्वेश्चन था। हाँ सर, ईएलएसएस में जो इन्वेस्ट करते हैं वो वन टाइम करना पड़ता है या सिप में भी करते हैं? हाँ, सिप में भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ईएलएसएस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी भी आज बताऊंगा। वैसे हाँ, ईएलएसएस होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम।
हमारी गवर्नमेंट आपको पता होगा 1.5 लाख तक रुपए का हमें 1.5 लाख तक के रुपए का हमें एक टैक्स सेविंग के लिए करने का अलाउ करती है। अभी आप 1.5 लाख अपनी इंश्योरेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 लाख आप चाहें तो क्या कहते हैं पीपीएफ में भी कर सकते हैं। 1.5 लाख चाहें तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी, लेकिन इनमें लॉक इन पीरियड मिलते हैं। आप ये सब पैसे एक तरह से सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ही जाता है। इंश्योरेंस का पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है मार्केट में, यानी लंबे समय तक आप ये पैसा खुद यूज मत कीजिए, सरकार को दे दीजिए। सरकार ने इसको, इन पैसे पे सरकार आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेगी। जैसे सौरभ शर्मा साहब की इनकम है 10 लाख की सपोज, अब 10 लाख में से अगर ये 1 लाख के ईएलएसएस की म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो अब इनको 9 लाख पे ही टैक्स देना होगा, ये 1 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौरभ शुभम आपको इसमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा, अब आप इस पैसे को 3 साल तक निकाल नहीं सकते। जिस डेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं उस डेट की 3 साल तक आप इसे पैसा निकाल नहीं सकते। तो सरकार कहती है आपको 3 महीने, तो इनकी रिटर्न अच्छी आती है, इनकी रिटर्न आपको 15% के आसपास तक मिल जाती है। और यहीं अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो पीपीएफ की रिटर्न हमें 8%, अब तो सरकार ने कम भी कर दी है, 7.5 तक ले गई है। ऐसे सुकन्या स्कीम्स हैं, कई चीजें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड की टिपिकल होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप, ये मैंने आपको बताए थे। इनका अगर आपका 3 से 5 साल तक का विजन है तो आप इसमें, यानी महेश सर को अगर अभी पैसा 3-4 साल तक की जरूरत नहीं है तो महेश सर को ये पैसा लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में भी डाल सकते हैं, फ्लेक्सी, मैं फ्लेक्सी में डालना चाहूंगा। मैं अपने फंड मैनेजर को ये पूरी वो देना चाहूंगा आजादी कि मैं अगर देखूं, मैं सही बता रहा हूं, मैं लार्ज कैप और मिड कैप बनाने से अच्छा है मैं फ्लेक्सी फंड बनाऊं। फ्लेक्सी फंड मेरे फंड मैनेजर को एक आजादी देता है, जब उसे लगता है मार्केट बहुत अप आ गया तो वो अपने आप को चेंज कर ले। तो दिस इज द बेस्ट स्कीम आपके लिए। फिर अगर आप केवल मिड कैप में और बहुत सुपीरियर रिटर्न कमाना चाह रहे हैं 5 से 8 साल, तो आप मिड कैप में रहिए, और 8 साल से अगर अबव आपको पैसा जोड़ना है तो ही आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए, अदरवाइज आपको स्मॉल कैप में पैसा कभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप में, अगर मैं तो यही मानता हूं, स्मॉल कैप में अगर आपको पैसा डालना है, इस समय बहुत लोग स्मॉल कैप में, मैं बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में डालता हूं क्योंकि मेरा विजन बहुत लंबा है। अगर आप रिटायरमेंट, कोई भी आपके पास पर्सन आता है कहता है मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो स्मॉल कैप। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कोई भी स्मॉल कैप, मैंने आपको याद है कि स्मॉल कैप दिखाए थे, उनकी रिटर्न आती है 20 से 22%, 20 से 22%, जो बहुत ज्यादा होती है स्मॉल कैप की। 10 साल की रिटर्न अगर 20 या 22% है तो आप समझ सकते हैं 22% मतलब कुल मिला के वो 3 साल में आपका पैसा डबल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका पैसा 1 लाख का पैसा आपका 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 10 लाख के आसपास हो जाता है आपका पैसा, 1 लाख 10 साल में। तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न है। तो अब आप ये देखिए, मूव फ्रॉम हाई रिस्क टू लो रिस्क कैटेगरी एज योर गोल बिकम क्लोजर, ये मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपका गोल पास आता जाए, तो मेरा मानना है स्मॉल कैप से आपको अपना फंड फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में शिफ्ट कर देना चाहिए। टाइम स्पेंड इन द इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। म्यूचुअल फंड में आप टाइमिंग मार्केट करके कुछ नहीं कर सकते। जब मार्केट डाउन जाता है तो आपको म्यूचुअल फंड कभी नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि आपका फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपके इक्विटी के वो फंड बेच रहा है। होल्ड इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और ये याद रखिएगा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, SIP फॉर 4 ईयर यूजुअली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न इन इक्विटी। अगर आपकी कोई SIP चल रही है और आपने 4 साल तक चला दिया है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि अब आप नेगेटिव रिटर्न लेंगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज उसमें देखी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आइडियल कब है? 3+ ईयर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होनी चाहिए। ऑल सीजन स्कीम सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नो स्पेसिफिक गोल इज इन प्लेस। अब मैंने कहा ना आपको कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है। हर बार आदमी गोल के लिए पैसा नहीं जोड़ता। आज सपोज करिए मेरे पास पैसा आया है बहुत सारा, तो मैं कहां रखूं? मैं उसे फ्लेक्सी कैप में रख सकता हूं। हाँ, मुझे ये पता है 2-3 साल काम नहीं आएगा। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को, जैसे क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग SIP के थ्रू होती है। आज अगर सपोज करिए अशोक सर के पास 5 लाख आया, मैंने कहा अशोक सर कितने साल तक है? अशोक सर कह रहे हैं सर अब ये नहीं पता, हो सकता है मेरे को लैंड खरीदनी है, पर हाँ अभी 2-3 साल तो मैं मेरे पास रखूंगा, है ना। मैं पर ये नहीं कह सकता कि मैं इसको 10 साल ही रखूं।
तो मैं अशोक सर कहूंगा, अशोक सर फ्लेक्सी कैप में लगाओ। फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड फंड। अब कैसे लगाओ ये भी बताएंगे, लमसम पैसा एक साथ नहीं डालना चाहिए, वो भी। एक्सपोजर टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस्ट कंपनी अक्रॉस द मार्केट। ये कंपनी क्या करेंगी, फ्लेक्सी कैप होने का बेस्ट स्मॉल कैप लेंगी, बेस्ट मिड कैप लेंगी और बेस्ट लार्ज कैप लेंगी। रिटर्न डिपेंड अपॉन द फंड मैनेजर। फ्लेक्सी कैप के अंदर ये याद रखिए, जब भी आप फ्लेक्सी कैप फंड देखें, ठीक है, उसमें फंड का अल्फा जरूर देखें। अल्फा आपको पता होगा क्या है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अल्फा। ये सब ध्यान से सुन लीजिए। एक अल्फा होती है, अल्फा इज व्हाट, एक होती है मार्केट की रिटर्न, एक होती है फंड मैनेजर की रिटर्न। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आई होप, फोटो बंद है पर मैं सोच रहा हूं सब ध्यान से सुन ही रहे होंगे। अगर मार्केट रिटर्न दे रहा है उस सेगमेंट में 12% और आपके फंड मैनेजर ने रिटर्न दिए 6%, तो यानी 4% इज द अल्फा। ये 4% उस फंड मैनेजर ने अपनी खुद की, उसकी हम ये मानेंगे, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी मानेंगे हम। तो जो फंड सबसे ज्यादा अल्फा प्रोड्यूस करता है, लॉन्ग टर्म में अल्फा प्रोड्यूस करता है, वो फंड सबसे अच्छा होता है। तो अल्फा इज ऑलवेज सीन टू सी द फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस। कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड था, लेकिन अब ये फ्लेक्सी कैप हो चुका है, ठीक है। मोतीलाल भी फोकस 35, ये मल्टी कैप 35 क्या था ऋषभ, इन्होंने अलग अलग 35 कंपनी फाइंड आउट करी और ये मिड कैप में से थी, लार्ज कैप में से थी, अच्छी अच्छी कंपनी। ये कहते थे हम इन्हीं में पैसा लगाएंगे बस, इसके ज्यादा ना। हमारा फंड 36, ये जो लिखा होता है ना नंबर, मोतीलाल ओसवाल 35 मतलब 35 कंपनी में पैसा लगाएंगे केवल। और सेबी फोकस इक्विटी फंड, ये अपनी फोकस शेयर बता देंगे, ये उन्हीं में ऊपर नीचे करेंगे और नहीं। पर अब ये सब फ्लेक्सी कैप हो चुके हैं मल्टी कैप से, ठीक है। और 30% ऑफ मनी ऑफ ऑल इक्विटी स्कीम इज इन मल्टी कैप। आपका 30% ऑफ पैसा चाहें तो आपको मल्टी कैप में रखना चाहिए, या जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। ये रिटर्न आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में 15 से 20% की रिटर्न मल्टी कैप फंड आपको दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हाँ, अपन एक बार फिर आता है, व्हाट इज लार्ज कैप इक्विटी फंड, सुटेबल फॉर सेफ्टी सीकिंग इक्विटी इन्वेस्टर, जो सेफ्टी देखते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए। यूजुअली रिटर्न अबव द बेंचमार्क ऑफ इंडेक्स। अगर आपका मार्केट इंडेक्स 10% दे रहा है तो ये 11 से 12% रिटर्न देंगे। सुटेबल फॉर नियर टर्म गोल व्हेन मार्केट इज एट पीक। अगर मार्केट पीक पे है तो अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं पैसा लगाना चाहिए तो लार्ज कैप बहुत अच्छा हो सकता है। सुटेबल फॉर 3+ ईयर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, 3 साल तक होल्ड करें। और एक इसमें ये बहुत अच्छी चीज थी कि आई एम सॉरी, एक मिनट, आर ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड बेटर देन लार्ज कैप। देखिए हाँ, लार्ज कैप की जगह चाहे तो आप ईटीएफ में भी लगा सकते और इंडेक्स फंड में भी, ये लार्ज कैप का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मैं मतलब आपको ये नहीं कहूंगा कि मिड कैप में ईटीएफ में रहे, लेकिन लार्ज कैप में अगर ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में रहते हैं तो आपको सेम रिटर्न मिलेगी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी मतलब एफिशिएंट कंपनी। इन कंपनी ये वॉलेटिलिटी कम दिखाती हैं, मार्केट इनका बीटा भी कम होता है। बीटा आपको पता होगा कि बीटा कम है, अगर मार्केट 10% गिरता है तो ये 8 या 7% ही गिरती है। एग्जाम्पल एक्सिस ब्लू चिप और मिराय एसेट्स लार्ज कैप फंड होते हैं ये दो। तो अब तक मैंने आपको हाइब्रिड बता दिया, लार्ज कैप बता दिया, अब मैं लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बता रहा हूँ। ये ओपन एंडेड कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्स है, 5 से 8 साल की इन्वेस्टिंग के लिए है। ये मिनिमम 35% इन लार्ज कैप रखती हैं और 35% इन क्या रखती हैं, मिड कैप। बाकी पैसा ये अपने अकॉर्डिंग रखती है मार्केट की सिचुएशंस को देखने के लिए, कैश में भी रख सकती हैं, डेट में भी रख सकती हैं। कैनरा रोबो इमर्जिंग फंड, मिराय एंड इन्वेस्को। मैं लार्ज कैप एंड मिड कैप को अवॉइड करता हूं हमेशा। मैं आपको अभी मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा फ्लेक्सी कैप में रखा जाए, इससे अच्छा है फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि लार्ज और मिड के साथ आप उसको स्मॉल कैप का भी अगर आप दे देंगे ना तो वो और अच्छी रिटर्न दे सकता है। फिर हमने एक फंड बात की थी मिड कैप। हाँ, मिड कैप अपन कर सकते हैं, जैसे कि मिड कैप के अंदर सुटेबल फॉर हायर रिस्क टेकिंग इन इक्विटी इन्वेस्टर। मैं हायर रिस्क टेकर हूं, मैंने मिड कैप में रखा हुआ है। रिस्क और रिवार्ड विल बोथ भी देयर, रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। 5 से 8 साल जितना लंबा रखोगे उतना ही रिस्क कम है। कोटेक इमर्जिंग, एक्सिस मिड कैप एंड एलएनटी मिड कैप, और एक डीएसपी मिड कैप भी बहुत अच्छा है। इनके ना फंड मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं।
तो इनमें अगर आप देखोगे तो आपको इनकी रिटर्न भी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर हम एक बार के लिए ये देखें, अगर मैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन एक बार मैं खोल लेता हूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं इसके अंदर। देखिए शायद सबको दिख रही होगी स्क्रीन पे, मैंने जो साइट खोली आराम से, ओके है ना। हाँ, अगर हम एक बार के लिए देखिए, आप मेरा पेन नहीं चलेगा क्योंकि ये साइट पे खुला हुआ है, इसलिए मैं या तो एक बार के लिए मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे लिखने के लिए। हाँ, अगर आप देखें इसके अंदर, देखिए स्मॉल कैप, अगर मैं स्मॉल कैप देखता हूं तो देखिए स्मॉल कैप की 10 साल की रिटर्न देखिएगा 14.91। ये किसी एक कंपनी की नहीं है, ये है सारी कंपनी। और अगर यही मैं मिड कैप देखूं तो मिड कैप की रिटर्न कितनी है 15.40। 10 साल का, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और यही अभी फ्लेक्सी कैप क्या है, अगर हमें पता है, देखिए ये जो मल्टी कैप है ना, इसमें कोई फंड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भले मल्टी कैप पहले से चल रहा था, लेकिन वो रहते फ्लेक्सी कैप में ही थे, उन्होंने उसी स्कीम को फ्लेक्सी कैप किया, मल्टी कैप अब चालू हुआ है। अगर आप उसकी भी रिटर्न दे रहे हैं 11.5 और लार्ज कैप देख रहे हैं तो कितना देख रहे हैं 10.35। तो लार्ज कैप से अच्छा है आपका फ्लेक्सी कैप, है ना। 5 साल में भी इनकी रिटर्न अच्छी है। तो हमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे अच्छी रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप ने दी हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने दी हुई है अच्छी रिटर्न, अगर हम बात करें तो। अगर हम इसको इस तरह से लेके देखें, अब आप ये देखिए सबसे कम कौन सी रिटर्न दे रहे हैं, थीमेटिक, पीएसयूज और ये सब। तो हम अगर सबसे अच्छी रिटर्न बात करते हैं, अभी तक सबसे अच्छी रिटर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर ने दी है, जो कि हमें दिख रहा है भैया बहुत अच्छी दे रहा है। फार्मा सेक्टर है, मिड कैप सबसे अच्छी देता है, और स्मॉल कैप, लार्ज कैप बिल्कुल नीचे आता जाएगा उसके बाद। तो 10 साल, जब हम बहुत लंबा ईयर की बात करते हैं तो लंबे ईयर में हम हमेशा देखेंगे। अब अगर ये तो अपन ने एक, अगर अपन कोई स्पेसिफिक फंड निकालें तो मतलब मैं कहूं कि जैसे कि अभी मैंने आपको कोटक इमर्जिंग फंड के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। कोटक, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम शेयर्स की इन्वेस्टिंग नहीं, कि हमें रिटर्न अच्छी मिले और हमारा पैसा बढ़े। कोटक, थोड़ा सा शायद नेट स्लो बिहेव कर रहा है। कोटक इमेजिंग, ये देख, अब मैं कोटक इमर्जिंग की आपको बताता हूं। अगर आप देखें, कोटक इमर्जिंग ने, अगर आप देखें इस फंड ने 23.04 का 7 साल में रिटर्न दिया है मिड कैप ने, ठीक है। तो बहुत अच्छी, और एक साल की अगर आप रिटर्न देखें तो 77% रिटर्न है, 77। क्योंकि कुछ साल में, इन 10 साल की साइकिल में 3 साल में ऐसा होता है कि मार्केट बहुत डाउन जाता है, बहुत अप आता है। जब मार्केट बहुत अप आता है ना, तो इनकी रिटर्न 70, 80% आती है, और वो सारी 10 साल की रिटर्न को सही कर लेती हैं। तो डोंट सी कि मैं किस साल 70% कमाऊंगा, सी आप 10 साल में कितना कमाऊंगा। हो सकता है एक साल में मेरे को 9% लॉस का भी हुआ हो, है ना, लेकिन 7 साल में 23% बहुत अच्छी रिटर्न है। और अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन आप देख रहे हो, पीयर कंपैरिजन मतलब इसके जैसी कंपनी, तो मैंने आपको मिड कैप देखिए 17% कोटक का है, 16%, मैं रिटर्न 5 ईयर रिटर्न देख रहा हूं, 5 ईयर रिटर्न, और 16% क्या कहते हैं हमारा मिड कैप का है, एक्सिस का भी 18% है, निप्पॉन का भी। यानी 5 साल में भी अगर मैंने देखा, मैंने क्योंकि मिड कैप आपको 5 से 8 साल के लिए बताया, मिड कैप 5 से 8 साल, तो आप रिटर्न देख रहे होंगे ये 15% से ऊपर की रिटर्न दे रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। और वहीं आप इनकी 1 साल की रिटर्न देखिए, एक बार 1 साल की रिटर्न देखिए, 77%, 56%, सॉरी वो थोड़ा सा, जस्ट होल्ड, हाँ, ये मैं पीयर ग्रुप का जो मैं आपको दिखा रहा था, पीएस ग्रुप के अंदर, है ना। हाँ, तो 1 ईयर की रिटर्न देखिए कोटक की 74, मिड कैप की 54, एक्सेस मिड कैप की 54 है, निप्पॉन की 65 है, 55। यानी जब ये रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा चला, तो ये बहुत अच्छी रिटर्न कमाते हैं, लेकिन ये हम नहीं निकाल सकते रिटर्न।
क्योंकि इनका मिक्सचर होना चाहिए प्रॉपर कंपनी के शेयर का। तो मैं ये कहूंगा कि जब ऐसा टाइम आता है अशोक सर, जैसे अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये क्यों अच्छे चलते हैं, क्योंकि डाउन जाते हैं तो बहुत तगड़े डाउन जाते हैं, लेकिन ये अप आते तो अब भी 70-70, 80-80% आते हैं। यही अगर मेरा 10 साल का विजन होता तो मैं किस में होता, एसबीआई स्मॉल कैप में, सपोज एसबीआई स्मॉल कैप में। तो आप एसबीआई स्मॉल कैप को अगर देखें आप, अब इसकी 7 साल की रिटर्न, इसकी 27% है, वहां 23% थी, तो यहां कितनी हो गई, 27%। अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन करूं तो आप ये देखिएगा, 5 साल का रिटर्न है 20%, फिर 19-18 अगर आप देखें, और 1 साल की रिटर्न देख लीजिए आप, निप्पॉन स्मॉल की देखेंगे आप, और कोटेक स्मॉल कैप की एक बार आप 1 साल की रिटर्न देखिएगा। कोटेक की है 108% महेश सर, और निप्पॉन की है 94%। तो क्या बताती हैं ये, हमें ये बताती हैं कि अगर मार्केट नीचे भी आ गया है ना स्मॉल कैप में, तो और लो, अच्छे खासे लो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट 10-10 साल में जब मार्केट पीक पे जाएगा, ये आपको, अगर सर इसने एक बार में 100% रिटर्न दिए ना, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर लिए, 10 साल की तो होगी ना आपकी 10% रिटर्न, आराम से निकल गई। तो ये किस तरह से चलते हैं, ये हर साल अच्छी रिटर्न नहीं देते, कंसिस्टेंटली नहीं चलते, ये जब मार्केट बहुत अच्छा आता है ना, तब ये बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं। तो हमें इसको ऐसे यूज करना चाहिए, दिस इज हाउ। इसीलिए हमने स्मॉल कैप को आपको 10 साल का विजन दिया, 8 साल प्लस। जब मैं 8 साल प्लस करता हूं तो हो सकता है मार्केट 2 बार नीचे जाएगा और 2 बार ऊपर आएगा, राइट। तो जब अशोक सर मार्केट बहुत नीचे आएगा, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना है तो। लेकिन मेरे को तो 3 महीने में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो मुझे जब मार्केट नीचे आएगा मैं लार्ज कैप में डालूंगा। किस में डालूंगा? लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप 1-2 साल में अच्छी रिटर्न देगा। और अगर तो यानी सपोज करिए हमने रिटायरमेंट फंड बनाया है, मैंने और महेश सर ने, तो मेरा रिटायरमेंट मिड कैप या आपको ज्यादा पैसा लगाना ही नहीं, एक छोटी अमाउंट की मिड कैप और स्मॉल कैप आप करा दीजिए, एसआईपी, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों ये रिटर्न्स अच्छी देते हैं। तो मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप बताया, लार्ज कैप में कोई ज्यादा नहीं है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा, अब अपन बात करेंगे कैसे लगाना चाहिए पैसा। स्मॉल कैप मैं आपको बता ही चुका हूं, सुटेबल फॉर हायर डिग्री ऑफ रिस्क टेकिंग इक्विटी। हायर डिग्री रिस्क क्यों भाई, ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन आप ये भूल जाइए ये वो पैसा है जिसे आप निकालने वाले नहीं है। एक्सट्रीमली रिस्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी नहीं लगाना चाहिए। सुटेबल फॉर 8+ ईयर का गोल है एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, अभी मैंने आपको दिखाए, ये सारे दिखाए। फिर सेक्टरल और थीमेटिक फंड, देखिए क्योंकि इसकी डिमांड एकदम से बढ़ी, फार्मा ने इसकी डिमांड बढ़ा दी एकदम से, पर याद रखिएगा ओनली फॉर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क टेकर। वेरी चॉपी रिटर्न, वेरी चॉपी रिटर्न मतलब भैया इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, फेज आता है इनका एक समय, यूजुअली फॉर 1 और फ्यू ईयर बट नॉट फॉर अ लॉन्गर। यानी मैं फार्मा में कभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल सकता। रिक्वायर केयरफुल टाइमिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट, इसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम होना चाहिए। इन्वेस्टर नीड टू शिफ्ट फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर टू गेट द बेटर रिटर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और हाउसिंग, इस समय फार्मा और आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, पर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं करूंगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म बार बार कहूंगा, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। फाइंड अ गुड फंड, इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग, या आप बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग, या आप बच्चों की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास आज 8 साल से ज्यादा का टाइम है, तो आप स्मॉल कैप के बिना और कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा हो, वहीं मिड कैप ने रिटर्न दिया 77, 65, 55 का रेंज, वहीं स्मॉल कैप ने 108, 90 या 70 ऊपर रिटर्न दिया है। तो जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना अच्छा, पर वो 1 साल का, तो कभी 1 साल की रिटर्न देखनी ही नहीं है। ये 77% ने ही उसकी 10 साल की 7 साल की रिटर्न को 25% बनाया, ठीक है। फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये अभी ऋषभ हम बात कर रहे थे, ये टैक्स सेविंग होती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इन वन पैकेज, एक ही पैकेज। क्वालिफाई अंडर एटीसी, यानी आप जैसे इसमें पैसा लगाओगे आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। मेरा मानना है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके पास एटीसी नहीं है तो सबसे पहले आपको
ELSS में डालना चाहिए, अगर पैसा बचता है तो आपको दूसरे फंड में आना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर बिकॉज ऑफ, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर इसलिए क्योंकि 3 साल तक आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे फादर की लास्ट ईयर 1 साल होने आया, डेथ हुई, ठीक है। मैं सर, मेरे पापा जो पैसा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि एज ज्यादा थी, तो मैं केवल सर उनका ना 1.5 लाख रुपए केवल मैंने उनकी 2 SIP बना रखी थी, 1.5 लाख रुपए किस में डालता था, ELSS में डालता था सर, ठीक है सर। वो अप एंड डाउन होता रहा, ठीक है। पापा की डेथ होगी, मैंने अभी तक उस ELSS से पैसा निकाला नहीं है। राइट नाउ दैट ELSS इज गिविंग मी रिटर्न ऑफ 25%। 25% पिछले 7 सालों का बहुत अच्छा रिटर्न होता है, राइट। एंड तो हमें देखना होगा, क्योंकि हम निकाल नहीं पा रहे उसमें से पैसा, इसलिए उसकी 25% रिटर्न है। अगर ये मार्केट अप एंड डाउन में मैं पैसा निकाल लेता तो मुझे रिटर्न नहीं मिलती। नाउ इक्विटी एसेट्स, हाँ याद रखें, इसमें जब भी पैसा लगाएंगे इक्विटी में लगेगा। यस ऋषभ, SIP और STP स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड, SIP और STP। अभी ये बताऊंगा SIP कैसे यूज करेंगे और STP भी, ठीक है। मैंने फंड के बारे में बता दिया, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे लगाते हैं, है ना, ठीक है। तो एग्जांपल्स छोड़िए एग्जांपल्स का। अब अदर इक्विटी, डिविडेंड, इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग कंपनी केवल, और डिविडेंड पे आउट ऑफ प्रॉफिट, सो कंपनी आर प्रॉफिट मेकिंग। ये केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और डिविडेंड पे, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा जोड़ लिया। जैसे सपोज करिए महेश सर ने अपना पोर्टफोलियो बना लिया बहुत अच्छा, लेट्स से ऑफ 20 करोड़ का। अब महेश सर को ये है कि यार अब यार सर मेरे से काम नहीं होता, मैं क्या काम देखूं, पर सर मुझे एक फिक्स रिटर्न चाहिए। तो महेश सर ने 2 करोड़ या 3 करोड़ का डिविडेंड यील्ड कंपनी में पैसा लगा दिया, तो इनको पर मंथ एक प्रॉफिट मेकिंग का हिसाब से पैसा आता है। इनको सपोज करिए 15,000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो सर कह रहे अपना घर का खर्चा चल जाता है सर, अपना ठीक है बस। तो यानी फिक्स इनकम, रिटायरमेंट जो होना होता है ना जिनका, वो ऐसी रिटर्न्स को देखते हैं, जिनको मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। कॉन्ट्राफंड, गुड कंपनी बट आउट ऑफ फ्लेवर, बीटन डाउन सेक्टर, यानी ये कंपनी अच्छी कंपनी है लेकिन राइट नाउ अंडर परफॉर्म कर रही है, उनको कॉन्ट्राफंड। फोकस्ड ऑन वन और फ्यू थीम्स दैट आर फ्लेवर ऑफ द सीजन, ये केवल कुछ ही कंपनी में ही फोकस करेंगी। डिसएडवांटेज क्या होती है इनकी ना, कॉर्पोरेट साइज बहुत स्मॉल होते हैं और हाई बीटा होता है। कॉर्पोरेट साइज मतलब इनको ये 2-3 हजार करोड़ रुपए की ही म्यूचुअल फंड के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। फिर अब इक्विटी फंड खत्म हुआ, अब नाउ डेट फंड बता रहा हूं। इक्विटी फंड में SIP, STP और ये लमसम वाला बताऊंगा, है ना। व्हाट इज डेट फंड? देखिए डेट फंड में अलग अलग, ओवरनाइट 1 से 2 दिन के लिए जहां पैसा रखा जाए, ओवरनाइट फंड होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 से 6 महीने। अभी ये बात करते हैं लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद ये आ गए मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग, डायनामिक बॉन्ड, गिल्ट, विद इन 10 ईयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग PSU और फ्लोटर। अब ये क्या है, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर पार्किंग मनी, पैसिव इनकम, बेटर देन FD एंड टैक्स एफिशिएंसी। जैसे कि अब डिपेंड करता है कितने समय बाद आपको पैसा चाहिए। अब ओवरनाइट, लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बताता हूं, ये कब आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। ओवरनाइट यानी 1 डे, यानी उस दिन अमित जी ने एक बात बताई थी कि अगर उन्होंने इक्विटी शेयर बेचे और राइट नाउ आपको कोई पैसा नहीं दिख रहा क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं मेरे ब्रोकर के पास पैसा छोड़ दूंगा। नहीं, ये ट्रेडर्स के लिए होता है ओवरनाइट फंड। ट्रेडर मतलब जिनको हर दिन पैसों की जरूरत है, पर हो सकता है आज वो इन्वेस्ट नहीं, आज सौदा नहीं किया उन्होंने, आज उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो ओवरनाइट फंड आते हैं, उनमें पैसा डाल सकते हैं, 1 दिन का भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लिक्विड ये 7 से मतलब आपको, मेरे को लगता है 7-8 दिन, मुझे एक 1.5 महीने बाद, अभी तो मार्केट अब चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है 60 दिन में मार्केट नीचे आने वाला है, तो मैं लिक्विड में जाऊंगा। अल्ट्रा शॉर्ट मतलब 6 महीने, और मनी मार्केट मतलब 1 साल। ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड उनमें लगाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल बाद है, अल्ट्रा शॉर्ट उनमें लगाते हैं जिनमें 6 महीने बाद है। तो इनकी रिटर्न कम से कम हमें 6% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 से 6 बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है बहुत अच्छी रिटर्न आए, लेकिन आपका मनी आइडल नहीं पड़ा रहेगा, सेविंग की तरह। अच्छा, ये FD के ऊपर रिटर्न देते हैं, वॉलेटाइल नहीं होते,
ऑलमोस्ट ऑल स्कीम ऑफ द कैटेगरी गिव्स सिमिलर रिटर्न। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसकी स्कीम चूज करूं, मैं एक्सिस में जाऊं, मैं एचडीएफसी में जाऊं। जनरली बहुत अच्छे फंड इनको यूज करते हैं, है ना, और सबकी एक जैसी रिटर्न आती है। लुक फॉर अ स्कीम विद हाई एयूएम, जिनके पास ज्यादा पैसा है उन्हीं स्कीम में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सर कौन सी स्कीम अच्छी होती है, ठीक है। ये पैसा पार्क करने जैसे है कि मुझे अब 6 महीने तक पैसा काम नहीं आ रहा तो मैं अल्ट्रा शॉर्ट में डाल सकता हूं, 1 साल तक कम नहीं आ रहा तो मैं मनी मार्केट में डाल सकता हूं एफडीआर की जगह। एक लिक्विड ईटीएफ भी होता है, लिक्विड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। 3 है बहुत पॉपुलर, निफ्टी लिक्विड 20, डीएसपी और आईसीआईसीआई। आप ऑन टाइम मार्केट में, जैसे बाकी लिक्विड फंड में तो क्या होता है ऋषभ, हमें म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलना होता है इसमें तो कि भाई मेरे को बेचना है, फिर आप म्यूचुअल फंड कंपनी 3 दिन में आपके पास 2 से 3 दिन में पैसा आता है। लेकिन लिक्विड ईटीएफ में तुरंत डीमेट अकाउंट की रिक्वायर्ड है, तुरंत। जैसे ट्रेडर कैन यूज इट एज अ मार्जिन मनी, ट्रेडर को तुरंत उनके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में चाहिए पैसा, मतलब आज शेयर लेने तुरंत, तो ये ईटीएफ बहुत अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टर कैन यूज इट फॉर टेम्पररी पार्क करना हो मनी, बेटर देन फंड आइडल एज स्टॉक ब्रोकर लेजर बैलेंस। जो अमित जी ने बोला था ना, स्टॉक लेजर में रहने दूंगा पैसा, बैलेंस रखने से अच्छा है आपके जैसे ही आया तो आप डीमेट से उसको ईटीएफ परचेज कर लीजिए उसी तारीख को, अगर आपके ब्रोकर में पैसा पड़ा है तो। सुटेबल व्हेन डीलिंग विद लार्ज कैपिटल, आपके बहुत बड़ी कैपिटल हो तब। रिडम्पशन प्रोसीड्स कम इमीडिएटली इनटू लेजर अकाउंट, यहां आपने भेजा और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड में अशोक सर टाइम लगेगा पैसा आने में। रिटर्न विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंपलसरी डेली री इन्वेस्टेड फ्रैक्शन डिविडेंड यूनिट, आपको डेली के हिसाब से इसमें रिटर्न मिलती है। मंथ एंड डिविडेंड राउंडेड ऑफ और कंप्लीट यूनिट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रैक्शनल यूनिट कैन बी रिडीम ओनली ऑफलाइन, ठीक है। नाउ इन्वेस्टर कैन सेल व्हेन 1 फुल यूनिट गेट क्रिएटेड, इसमें आपको एक फुल यूनिट क्रिएट होना चाहिए, अगर आधा हुआ है तो आप नहीं बेच पाते, तब तक हमें वेट करना पड़ता है। नाउ ये एक बहुत अच्छा है पार्किंग फंड, ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। मल्टीपल टूल है ट्रांजैक्ट करने के लिए, यानी आज मेरे पास सपोज करिए 2 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने अभी एक म्यूचुअल फंड से बेचे हैं, पैसे आए हैं, या मैंने एक शेयर बेचा है। अब मैं क्या करूं सुशील जी? सुशील जी मैं क्या कर सकता हूं, एक ना निप्पॉन का एटीएम कार्ड बना है, ये एचडीएफसी वालों के साथ बना है। आप निप्पॉन इन जो एटीएम कार्ड होता है ये लिक्विड फंड है, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, और जैसे पैसा आप निकालना चाहते हैं वैसे जाइए और पैसा आप तुरंत निकाल सकते हैं एटीएम से, ठीक है। ये रीसेंट इनोवेशंस आ रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फंड में लोग पैसा इसलिए नहीं लगाते, आज मुझे अगर पैसों की जरूरत है मैं जाऊंगा एटीएम से निकाल लूंगा। लिक्विड फंड में मैं बोलूंगा फिर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अब लिक्विड आप कह रहे हो तो सर ईटीएफ में लगाओ, ईटीएफ में भी ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप बेचोगे तो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, फिर आप डीमेट अकाउंट में रिक्वेस्ट डालोगे कि वो आपके अकाउंट में डाले, ब्रोकर को कहेगा पैसा, और ब्रोकर भी पैसा ट्रांसफर करने में 1 दिन तो लेता ही लेता है, दूसरे दिन ही ट्रांसफर करता है। लेकिन ऐसे कई फंड आए हैं, निप्पॉन का इंडियन एटीएम कार्ड निकाला है उन्होंने, आप डायरेक्ट दे सकते हैं। इसका है निप्पॉन इंडियन एमएफ सिंपली सेव, आदित्य बिरला की भी स्कीम है, और इंडियन बुल, ठीक है। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, और लिक्विड ईटीएफ लिक्विड बीज बोलते हैं। जो ईटीएफ है उनको हम लिक्विड बीज बोलेंगे, राइट। तो इनमें पैसा रखा जा सकता है। ये पैसा तब रखा जाता है जब मेरे पास है, और मुझे जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास पैसा पड़ा भी 7 दिन के लिए, कोई काम नहीं आ रहा, तो मैं उसमें पैसा डाल सकता हूं, आज मुझे मार्केट सही नहीं लग रहा। अदर डेप्ट फंड कौन से होते हैं? ये होते हैं डायनामिक फंड, फ्लोटिंग रेट फंड, बेस्ट फॉर दोज हु लाइक लिक्विडिटी, जिनको चाहिए होता है कभी भी पैसा चाहिए उनके लिए। इनकम फंड, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टेन्योर के लिए पैसा लगाते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जैसे कि एफडी का रिस्क होता है वैसा ही रिस्क होता है। लेकिन जो फ्रैंकलिन का डेट फंड की स्कीम बंद हुई, उससे लोगों का डेट फंड से काफ़ी लोगों का विश्वास उठा है। एक बैंकिंग, ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एफडी है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एफडी है। मैं एक आपको इसमें चीज़ दिखाता हूँ, मैंने एक बार देख रहा था, मैं देखता हूँ अभी दिख जाता है तो ठीक है। आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा इसमें, बैंकिंग पीएसयू डेट फंड में जाएंगे हम। डेट फंड में ना आप कभी बैंकिंग पीएसयू देखिएगा एक बार आप, ठीक है। अगर मैं बैंकिंग पीएसयू में जाऊं, है ना, और मैं कोई भी एक अच्छा फंड निकालूं बैंकिंग पीएसयू में,
जैसे कि मैं एक HDFC बैंकिंग PSU देखता हूं, देखिए है ना। अब आप एक चीज देखिए, अब ये बैंकिंग PSU ने आप देखिएगा 8.91% रिटर्न दे रहा है, 8.91। और अगर आज आप FDR में पैसा लगाते हैं तो FDR में 5.3% रिटर्न मिलती है। कितनी मिलती है? 5.3। और अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं अगर एक साल में 8% है, तीसरे साल में 9% है, 5वें साल में 8% है। अगर हम बाकी स्कीम भी देखें तो सब में अगर आप देखेंगे 8 से 8.5% रिटर्न मिल रही है और 3 साल में 9% रिटर्न भी मिल रही है। अशोक सर, अगर 3 साल की मुझे FDR करानी हो तो आपको कितनी मिलेगी? 5.3, ठीक है। और उसमें टैक्स भी ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा टैक्स? जैसे आप सोचिए, आपने अगर वो TDS काट लेते हैं, तुरंत TDS काट के ही पैसा देंगे, यानी अगर आप 20% की रेट ऑफ रिटर्न से पैसा कमा रहे हैं, किसके रिटर्न से? 20% की रिटर्न से, या आपका जो टैक्स स्लैब रेट है वो 30% है, सपोज बहुत ज्यादा है, तो इंटरेस्ट हमेशा 30% पे जाएगा और आपका टैक्स कटेगा 30%। लेकिन PSU में क्या होगा? एक तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इंडेक्सेशन का प्रोसेस मिलता है जो आपके प्रॉफिट को कम कर देता है, और प्रॉफिट को भी कम करता है तो आपके टैक्स को भी कम करेगा। तो यानी एक तो रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगी, और तो बैंकिंग PSU बहुत अच्छी एक, आपको अगर FDR करानी है उससे अच्छा बैंकिंग PSU कराएं, वो ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल है। आप रिटर्न देख सकते हैं, बैंकिंग PSU को सब जरूर देखेंगे। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, बैंकिंग PSU सब देखिएगा, इसकी रिटर्न हमेशा अच्छी होती है और ये सेफ बहुत होते हैं, क्योंकि आपने PSU वर्ड सुनते ही आप सेफ पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही लगाते। फिर ऐसे ही गिल्ट फंड होते हैं, सोवर्जन, और ये 10 साल से ऊपर का इनका विजन होता है, ठीक है। तो अगर हमने देखें लॉन्ग टर्म में, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म डेट फंड की रिटर्न देख रहे हो 10 साल की, किसी में भी 7.5% से कम नहीं, और मतलब किसी में भी 7.5 में नहीं है, बैंकिंग PSU में भी 8.5 है, और गिल्ट फंड में तो 9.56% है, 10%। सोचिए, सेफ इन्वेस्टमेंट। तो मींस अगर FDR में लगाते तो कुछ ही नहीं पैसा मिलता। तो ये लोगों को ये एरिया पता ही नहीं है अशोक सर कि ऐसे भी पैसा लगाया जा सकता है। लोग FDR में ही पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि इनमें लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा रखना होगा, बहुत लंबे समय तक के लिए। देन इंडेक्स फंड मैं आपको बता चुका हूं, मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंडेक्स फंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जैसे एक निफ्टी इंडेक्स हो गया या कोई भी इंडेक्स हो गया, म्यूचुअल फंड उसी का रेप्लिकेट, उसमें जितने शेयर्स हैं, जित प्रपोर्शन पे शेयर हैं, उतने ही मार्केट में लगाते हैं। यानी उनका जो म्यूचुअल फंड का पूल होता है वो वही पूल होता है, उनमें ही पैसा लगाना। यानी अगर निफ्टी के 50 जो शेयर्स हैं जिस प्रपोर्शन में है, तो उनका जितना पैसा लगा रहे हो उसी प्रपोर्शन में पैसा लगेगा। तो म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें क्या क्या फायदा है कि इनका जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो है इंडेक्स, ट्राइज एग्जैक्टली टू रेप्लिकेट द इंडेक्स, सिमिलर रिजल्ट एज द इंडेक्स, डज नॉट रिक्वायर डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, लो फंड मैनेजर कॉस्ट। बस इनकी, क्योंकि फंड मैनेजर को कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। फंड मैनेजर डज नॉट यूज हिज ओन एक्सपर्टाइज, ओनली ट्राइज टू रेप्लिकेट द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो यानी यहां पे हमें फंड मैनेजर को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट फंड खत्म हो गए हमारे। तो मैंने आपको अगर देखिए इक्विटी में इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया, स्मॉल कैप और मिड कैप को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें इक्विटी में स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप 8 साल से ज्यादा का विजन चाहिए मुझे, मिड कैप 5 से 8, यू विल गेट अ हैंडसम रिटर्न। वेरी, मैं मतलब 30% भी आपकी रिटर्न हो सकती है अगर मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। तो ऑलवेज सी कि इफ आई हैव अ मनी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मेरे पास अगर अभी मुझे लग रहा है मार्केट बहुत हाई है, तो मैं डेट फंड में पैसा डालूंगा, ठीक है, डेट फंड में। और जैसे ही मार्केट गिरेगा मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट होऊंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप। पर अगर मुझे अभी भी यकीन नहीं आया है तो मैं फ्लेक्सी कैप में भी शिफ्ट हो सकता हूं। फिर डेट फंड मैंने आपको बताया, डेट फंड में अगर आप देखिए छोटे वाले फंड तो क्या होता है, पार्किंग योर मनी, इनकी रिटर्न एक जैसी होती है 4 से 6%। कौन? लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, शॉर्ट टर्म फंड। लेकिन बैंकिंग PSU और गिल्ड फंड, दो ऐसे फंड है
जो लॉन्ग टर्म में आपको 8 से 9% रिटर्न देंगे, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट कर रहा है और आपका पैसा भी बन रहा है और सेफ्टी के साथ। यानी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मैं आई एम इन एज ऑफ 50, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको हाइब्रिड या पीएसयू या गिल्ड फंड की ही एडवाइस करूंगा, क्योंकि उसको 10 साल में एट द एज ऑफ रिटायरमेंट में विदाउट रिस्क वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। या फिर कोई पर्सन आके कहता है मैं हार्ट का मरीज हूं, तो भी मैं उसको गिल्ड फंड नहीं बोलूंगा, होते हैं कहीं। फिर है हाइब्रिड फंड। व्हाट इज हाइब्रिड फंड? देखिए, हाइब्रिड फंड होता है जो इक्विटी और डेट का मिक्सचर रखे। व्हाट इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मींस कुछ कंजर्वेटिव लोग समझते हैं आप, कंजर्वेटिव मतलब जो रिस्क लेने में डरते हैं। ठीक है, आप में से कौन कौन अपने आप को कंजर्वेटिव मानता है, जो रिस्क कम लेता है, मतलब पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करता है? अशोक सर, मुस्कुरा के काम नहीं चलेगा, हाथ खड़ा करना पड़ेगा। मैं भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं। हाँ, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब होता है, जैसे महेश सर, आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखेंगे, अग्रेसिव या कंजर्वेटिव? अग्रेसिव। हाँ, अग्रेसिव का मतलब जो इक्विटी में ज्यादा रिस्क ज्यादा लेने में विश्वास करता है। और अशोक सर, आप अपने आप को कंजर्वेटिव मानेंगे, एग्रेसिव मानेंगे? एग्जैक्टली अब आपको देखिए, तो अब इनमें से क्वेश्चन यहां ये नहीं है दोनों में से सही गलत कौन है, दोनों की एक अप्रोच है पैसे के प्रति। एक अप्रोच है अग्रेसिव होने की, एक अप्रोच है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब सर अगर रिस्क टेकिंग कम रखते हैं तो यहां पे इनका 35 इक्विटी में रहेगा और 65 किस में रहेगा, डेट में। अब 65 डेट में मतलब ये पीएसयू में भी रख सकते हैं, मतलब वो जो कम, ये खुद भी कर सकते हैं या ऐसा फंड चूज करेंगे जिसमें कंजर्वेटिव हो। यानी ऐसा पर्सन जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में ये भी नहीं पता लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, ऐसे पर्सन को हाइब्रिड फंड सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और अग्रेसिव फंड में उल्टा हो जाएगा, 65 इक्विटी और 35 डेट हो जाएगा। राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि जनरली आफ्टर एट द, जो कोई आदमी रिटायरमेंट के नजदीक आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अग्रेसिव फंड में पैसा रखो। किसमें रखो? अग्रेसिव फंड के अंदर। ठीक है, अग्रेसिव सही में, नॉट कंजर्वेटिव, अग्रेसिव फंड में। हाँ, अगर वो रिटायरमेंट के बाद आ गया तो हम उसको कंजर्वेटिव में शिफ्ट होने के लिए बोल सकते हैं। व्हाट इज डायनामिक एसेट्स एलोकेशन? ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इनके ऊपर वो नहीं है। ये अगर इनको लग रहा है कि अभी इक्विटी लो चल रहा है तो ये इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर करेंगे, डेट लो चल रहा है तो डेट में। मल्टी एसेट्स एलोकेशन, ये कई तरह के एसेट्स, गोल्ड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, अलग अलग। आर्बिटाज, आर्बिटाज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऋषभ, आर्बिटाज में क्या करता है आर्बिटाज फंड? दो मार्केट का डिफरेंस, यानी ये कैश मार्केट में परचेज करेगा तो फ्यूचर मार्केट में सेल करेगा, तो इसका रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। ये जो उन दोनों मार्केट का डिफरेंस है उसका पैसा खाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये बहुत अच्छे फंड होते हैं महेश सर। अगर एक साल के लिए आपको पैसा पार्क करना हो कहीं तो दिस इज अ वेरी गुड फंड। ये बहुत कम रिस्क होता है इनमें, ये एक तरह से ऑप्शन मार्केट की तरह काम करते हैं, रिस्क कम होता है इनमें। ठीक है, और इक्विटी सेविंग मतलब ये मोर इक्विटी में सेव करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में लगाते हैं और डेट फंड में भी लगाते हैं। तो हाइब्रिड फंड यूज मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस 65 इक्विटी और रेस्ट इन डेट, और डेट ओरिएंटेड में 65 डेट और रेस्ट इन इक्विटी है। यूजफुल फॉर रिटायरमेंट, मंथली डिविडेंड इनकम ऑप्शन अवेलेबल है, असेट्स एलोकेशन स्कीम है, फंड मैनेजर डज बैलेंसिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट, खुद ही वो मैनेज करता है तो आप लगा सकते हैं इसमें पैसा। आर्बिटाज मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आर्बिटाज अपॉर्चुनिटी, ये गैप के प्राइस का फायदा उठाता है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का। यानी एक मार्केट में परचेज कर देगा तो दूसरे मार्केट में सेल कर लेगा। फंड मैनेजर बाइज इन कैश मार्केट, सेल इन फ्यूचर मार्केट, टेक्निकली ऑफसेटिंग द पोजीशन, गिव सेफर रिटर्न, इक्विटी यूजुअली बेटर देन एफडी, सुटेबल फॉर इक्विटी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए बड़ा सुटेबल है, यूजफुल फॉर होल्ड 1 to 2 years के लिए बहुत अच्छा है। अगर अपन हाइब्रिड फंड की रिटर्न्स देखें, देखिए 10 साल की हाइब्रिड फंड की रिटर्न
अग्रेसिव की 11% है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा यहां पे अशोक सर, जहां बैंकिंग, पीएसयू और गिल्ड फंड 9% से ज्यादा नहीं दे रहे थे, है ना, वहीं में अगर हाइब्रिड में शिफ्ट हो गया तो इक्विटी का क्या एडवांटेज मिला, 11%, 9%, है ना। अब बाकी थोड़े से उसी हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो मैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड की हमेशा राय देता हूं जिसमें इक्विटी का फायदा मिल सकता है, ठीक है। यानी अगर आपको 10 साल में कंजर्वेटिव है, आप ज्यादा नहीं तो डेट फंड की जगह आप इसमें भी आ सकते हैं। ये कोई फायदा नहीं है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, चिल्ड्रन फंड और रिटायरमेंट फंड, इनमें हम पैसा लगाने के लिए हमेशा मना करते हैं, आप खुद अपना लगा सकते हैं, ठीक है। अदर स्कीम्स, अब आप इस चीज को याद रखिएगा, एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, राइट। मैं ये मानता हूं, देखिए, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इसको इनडायरेक्ट इक्विटी बोलते हैं, और ईटीएफ या इंडेक्स में। तो 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो ईटीएफ में होना चाहिए, 75% म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और 10% डायरेक्ट इक्विटी में होना चाहिए। ये आप सबको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज द नॉर्मल स्कीम। कोई भी आदमी जब पैसा जोड़े, यानी अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है तो 75,000 उसका म्यूचुअल फंड में भले वो डेट में रखे, हम वो बात नहीं है यहां पे, है ना। हाँ, 15% उसको ईटीएफ में रखने चाहिए और 10% ही डायरेक्ट इक्विटी में रखना चाहिए। 10%, यानी आप इस तरह से अपनी सेविंग कर सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगी। किसी ने फंड ऑफ फंड सुना है? एफओएफ, फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड होता है, ये फंड अलग अलग फंड में पैसा लगाता है, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। तो जैसे महेश सर, अपन को एक्सिस में लगाना चाहिए, तो ये क्या करता है, खुद ही फंड ही दूसरे फंड में पैसा लगाता है, तो हमारे पास 4-5 फंड आ जाते हैं ऐसे। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैंने आपको बता चुका हूं, जैसे इंडेक्स फंड की तरह। ये म्यूचुअल फंड ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इक्विटी और डेट दोनों में अवेलेबल है, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, इनमें कोई लेस एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर की कॉस्ट कम है, कोई एसटीटी नहीं लगता इनमें, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट में रहेगा, बहुत ये रेप्लिकेट करते हैं, तो मतलब, लेकिन इसके लिए डीमेट चार्ज डीमेट कंपल्सरी है, डीमेट अकाउंट है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में। अब एक इंटरनेशनल फंड और होता है, ये भी आपको नॉलेज देने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इन पे टैक्सेशन डेट की तरह लगेगा। ये लार्जली रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए और सूटेबल होते हैं एनआरआई के लिए या HN1 यानी हाई नेटवर्थ क्लाइंट के लिए। कारण क्या होता है, जनरली जिनकी बहुत ज्यादा हाई नेटवर्थ है ना, वो इन चीजों में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी अगर रिटर्न देखी जाए 20% है 1 साल की, 10%, 10 साल में बहुत कम रिटर्न रही है। ये कैसे चलते हैं, जैसे ग्लोबल फंड, इक्विटी आईसीआईसीआई ग्लोबल फंड है, सुंदरम है, ये ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाते हैं। कुछ कंट्री स्पेसिफिक फंड होते हैं, जैसे आपको ब्राजील में लगाना है, जापान में लगाना है, तो वो उस कंट्रीज में पैसा लगाएंगे। जियोग्राफिकल फंड यानी आपको एशियन कंपनी में लगाना है, या आपको कोई दुबई उस तरफ एमिरेट्स की कंपनी में, या फिर आपको सो कॉल्ड यूरोपियन कंट्री में, तो ये। और थीमेटिक फंड एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर में लगाना है या गोल्ड में लगाना है इंटरनेशनल, तो ये पैसा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा सर बस 2-3 और स्लाइड बची हैं सर, फिर खत्म ही हो जाएगा अशोक। मैं चाह रहा था कि आज म्यूचुअल फंड का खत्म कर देते हैं ना पूरा। अब ये याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, प्लीज इन क्लासेस को सब लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब इंपॉर्टेंट है, देखिए, आप लमसम परचेज कर सकते हैं, आप रिडम्पशन कर सकते हैं, और या स्विच कर सकते हैं। इन तीनों में क्या फर्क है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख से डायरेक्ट जाके परचेज कर सकता हूं, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूं। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब होता है एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नहीं, एक स्कीम से दूसरी। यानी सपोज करिए, जैसे मैंने आपको कहा, बताया था कि मैं अभी डेट फंड में एसआईपी करा रखी है मैंने, क्योंकि मुझे इक्विटी बहुत रिस्की लग रहा है। तो सपोज करो मेरे डेट फंड में मैं 10,000 रुपए पर मंथ जोड़ रहा हूं, और मेरे जुड़ के हो गए 1,20,000, और मैंने उन्हीं डेट फंड में करा रखी है जिनमें मेरा स्मॉल कैप है ना। हाँ, अब क्या करूंगा, जैसे सपोज करिए एक्सिस डेट फंड में मेरा पैसा है,
जिस दिन मुझे लगा मार्केट डाउन है, मैं स्विच कर जाऊंगा इसको स्मॉल कैप में। 1 मिनट, 1 क्लिक में होगा आराम से। एक क्या किया, पैसा तो एक्सिस के पास ही है, बस उसने एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोलते हैं स्विच करना। और हर म्यूचुअल फंड स्विच करने के लिए देता है, ये सबको पता होना चाहिए कि उसको पैसा स्विच कब करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत हाई है, इन्वेस्ट इन डेट फंड, इन्वेस्ट इन डेट फंड। फिर एक सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है, SIP सब जानते हैं, एक सिस्टमेटिक पैसा लगाना। STP अभी बताता हूं, और SWP। देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक सैलरीड क्लास, जिसको फिक्स मंथ सैलरी मिलती है हर महीने। जैसे सपोज आप अपन 2 एग्जांपल लेते हैं, अशोक सर का, एक महेश सर का। सपोज कर रहे हैं अशोक सर जॉब करते हैं, अशोक सर को फिक्सली 1 लाख रुपए मिलते हैं। अशोक सर ने कहा सर मेरा 40,000 रुपए घर का खर्चा है, उसके बाद मेरे पास 60,000 रुपए बचता है, मैं सर 20,000 रुपए हर महीने SIP कर सकता हूं, बाकी मेरे को FDR, मेरे कई हाउसिंग की किस्त है। मैंने कहा ओके सर, तो हम उनको SIP करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो फिक्स 20,000 रुपए बचाते हैं, राइट। वही अशोक सर, महेश सर से बात हुई। महेश सर ने कहा कि यार मेरा पैसा कोई फिक्स नहीं आता, किसी महीने मेरे पास ज्यादा भी आता है और किसी महीने नहीं भी आता और किसी महीने कम भी आता है। तो मैंने सर को कहा सर आपके लिए ना, कहते भाई मैं तो फिर कहते सर क्या करूं, अब मेरे पास सर कह रहे कि आज मेरे पास अचानक से 3 लाख रुपए आ गए, अब मैं क्या करूं सर, और मार्केट इतना हाई है, क्या मैं एक साथ लगा दूं? तो सर के लिए देन STP बना है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। क्या होता है सर, अशोक सर के पास भी अगर पैसा ज्यादा आ गया एक साथ, हो सकता है कोई जमीन बिकी हो, तो STP। व्हाट इज STP? मैं क्या कहूंगा इस केस में कि मेरे पास अगर 5 लाख है, तो मैं 5 लाख को सीधा डेट फंड में डाल दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको? डेट फंड में, ठीक है, एक बार के लिए। तो अब डेट फंड मुझे कितनी रिटर्न देगा? 8 से 9%। फिर मैंने एक स्कीम बनाई कि मुझे लेट्स से मैं 50 इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपए पर मंथ, या फिर चलो मैंने कहा 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, सर ने कहा मुझे तो 2 साल में पैसा रखाना है, तो मैंने कहा सर डिवाइड बाय 25 कर लेते हैं, यानी 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी में, राइट। तो अब 25 मंथ यानी 24 महीने हो गए एक तरह के, यानी 2 साल के अंदर ये पैसा धीरे धीरे इक्विटी में जाएगा, तो यानी मार्केट का अप और डाउन भी हो जाएगा और एवरेजिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो STP उन लोगों के लिए होता है जो फिक्स्ड रेट से पैसा नहीं कमा रहे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को फिक्स रेट से पैसा नहीं मिलता, तो जैसे ही मेरे पास पैसा आता है तो वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं रख के मैं उसको किस में डालूंगा? डेट फंड में। डेट फंड में से मैं STP लगा दूंगा, और अब उस डेट फंड में मैं पैसा डालता जाऊंगा और STP करती जाएगी, मेरी SIP भी बन गई और ये हो गया। लेकिन अशोक सर को पता है कि उनके तो फिक्स मंथ 20,000 आएंगे ही आएंगे, तो सर के लिए SIP सही है। तो सैलरीड पर्सन के लिए SIP और बिजनेस क्लास के लिए STP अच्छी होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SIP एंड STP? SIP फिक्स मंथली फ्लो जिसके पास है वो SIP रखेगा, जिसके पास मंथली फ्लो नहीं है उसके पास जैसे ही पैसा आएगा वो डेट फंड में डालेगा और फिर उसको STP में। और व्हाट इज सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान? अब हमने पैसा जोड़ लिया, हमारा कॉर्पस हो गया है 1 करोड़ का या 2 करोड़ का या 50 करोड़ का। अब मैं जैसे ही मेरी 60 साल एज हुई, मेरी जॉब भी चली गई, खत्म, अब मैं SWP लगा लूंगा। जैसे SIP में अशोक सर हम हर महीने 20,000 रुपए डालते हैं, SWP में आपके फंड से 20,000 रुपए अपने आप ऑटोमेटिकली उस तारीख को बिचेगा, फंड बिकेगा और आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आ जाएंगे। तो यानी आप जिंदगी और पैसा जोड़ने के लिए थोड़ी बैठे, आपने इसलिए जोड़ा था कि रिटायरमेंट में आपको कैसे पैसा मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है हर पर्सन को रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान मतलब मान लीजिए वो 5,000 की SIP करा रहा है, मिड कैप में करा दे या स्मॉल कैप में। एट अ एज ऑफ 60 अगर उसके पास मान लीजिए 4 करोड़ रुपए जमा हो गए, अब वो 4 करोड़ में से अकॉर्डिंग टू हिज नीड, मान लो उसको 30,000 रुपए की कमी पड़ती है हर साल, तो 30,000 की SWP लगा दे, तो उस फंड में से 30,000 का SWP बिकेगा और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट लाइक इन सैलरी टू यू। क्लियर? जस्ट लाइक इन। तो हमें लमसम परचेस करना, रिडम्पशन करना, स्विच करना बहुत आसान है, लेकिन बेस्ट वे क्या होता है? तो STP के थ्रू जाओ या SIP। अब SIP और STP, SIP फॉर सैलरी क्लार्क और STP फॉर बिजनेसमैन, और SWP जब आपका कॉर्पस बन चुका है, अब आप पैसा जोड़ना नहीं चाहते, खर्च करना चाहते, यानी मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा है ऐसे। फिर
लमसम परचेस कब होता है? सिंगल ट्रांजैक्शन परचेस, बाइंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड साइट से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी ब्रोकर के थ्रू। यूजुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सुटेबल फॉर पार्किंग लार्ज अमाउंट मनी और ट्रांजैक्शन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 से 10,000 होता है। पर लमसम कब करना चाहिए? जब मार्केट बहुत लो चल रहा हो, तब लमसम किया जाता है। यानी अगर आज शुभम मुझे बोले कि सर मेरे पास 4 लाख रुपए है, मैं शुभम को कहूंगा डेट फंड में रख दो, पीएसयू डेट में डालो या गिल्ड फंड में डालो, ठीक है, और धीरे धीरे पैसा। या फिर शुभम कह रहा है नहीं सर मुझे तो ना 3 साल में इक्विटी में डालना है, तो मैंने कहा ठीक है अपन 3 साल वाला कोई डेट फंड ले लेते हैं, उसमें डाल दो, उससे आप इक्विटी में जाओ। रिडम्पशन, सेलिंग, जब आप सेल करते हो, होल इन्वेस्टमेंट मेड इन ए स्कीम कैन बी बेस्ड ऑन, आप चाहो तो यूनिट में बेच सकते हो या मनी में, यानी मैं 100 यूनिट भी बेच सकता हूं और या मैं 50,000 रुपए के भी बेच सकता हूं। कट ऑफ टाइम आपको यह पता होना चाहिए, आप 3 बजे से पहले पहले आपको म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करना है। मींस अशोक सर 3 बजे से पहले पहले मैं रिक्वेस्ट दूंगा म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो मुझे आज की रेट मिलेगी। अगर मैंने आपको 3 बजे के बाद दिया तो मुझे नेक्स्ट दिन की एनएवी मिलेगी। रिडम्पशन प्रोसीड, आपके बैंक में पैसा आएगा T+1 डे फॉर शॉर्ट टर्म स्कीम लिक्विड के लिए, और अगर इक्विटी है और या डेट बड़ी स्कीम्स हैं तो T+3 यानी 3 दिन लगता है पैसा आने में। आपको अपनी बैंक की डिटेल देखनी होगी ढंग से, और याद रखें अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड कटेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत ज्यादा फेमस है, वेरी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। एसटीपी तो कई लोग जानते ही नहीं है, एसआईपी तो दुनिया जानती है, पूरा मतलब जाने इन जाने। 4,000 करोड़ पर मंथ इक्विटी के थ्रू एसआईपी में ऑन एन एवरेज आता है। अभी तो 9,000 करोड़ भी आ रहा है। क्यों? अब जब मार्केट हाई होता है तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस समय पैसा लगाते हैं, जो कि उन इन्वेस्टर को मदद करते हैं जिन्होंने लो टाइम में पैसा लगा रखा है, उनको कमाने में वही लोग मदद करते हैं, यानी वो पैसा लुटाने के लिए आते हैं। आप उनको इस तरह से देख सकते हैं जैसे कोई जाके बस पैसे ऐसे उड़ाता है ना, वो लोग इसका मतलब ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं, दैट्स इट। जो इस समय इक्विटी में पैसा लगा रहा है, आप समझ लीजिए वो उड़ा रहा है पैसा और कुछ नहीं कर रहा। तो उनका हमें वेलकम करना, ऐसे लोगों का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है। अगर ऐसे लोग नहीं रहे तो हम कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम कि वो मार्केट में आए, हमें उन्हीं का इंतजार करना होता है, वो मार्केट में आए और हमें पैसे दे और हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। पर अभी हम हंस रहे हैं, पर अभी हम भी उन्हीं की तरह ही हैं, हम भी उसी वक्त ही लगाते हैं कई बार। हाँ, एसआईपी एक रिकरिंग डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट प्योरिटिकली लगाता है। आप डेली भी लगा सकते हैं, वीकली भी, फोर्टनाइटली भी, मंथली भी और क्वार्टरली भी। वन टाइम इन्वेस्ट मैंडेट, एक बार आपको देना होता है। मैंडेट ट्रांसफर करता है बैंक अकाउंट से, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए सुटेबल है, और आपको प्रिपेचुअल एसआईपी लगा देनी चाहिए। प्रिपेचुअल सब एसआईपी का मतलब क्या होता है अशोक सर? प्रिपेचुअल एसआईपी होता है जब तक आप बंद नहीं करेंगे ना, ये बंद नहीं होगी, एसआईपी कटती रहेगी, ठीक है। एसटीपी अलाउ करता है ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम सिस्टमैटिकली। इन लमसम परचेज करिए डेट स्कीम में, एसटीपी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, उस डेट स्कीम से वो इक्विटी में चला जाएगा। एसटीपी आप 7 दिन के गैप में भी, मतलब स्टार्टेड विद, एक बार जैसे लगाते हैं आप फंड में, उसके 7 दिन बाद आप एसटीपी चालू कर सकते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देता है और उनके लिए सुटेबल है जिनके पास पैसा, जैसे कि आज सपोज करें महेश सर के पास एक साथ 1 करोड़ रुपए आ गया तो महेश सर इस एसटीपी को लगा सकते। ऋषभ, ये स्लाइड आपके लिए। ऋषभ ने मुझसे पूछा कि सर जैसे ईएलएसएस, अब आपको ईएलएसएस लगाना है, कैसे लगाएंगे? जैसे अब आपको देखिए ईएलएसएस को लगाने का तरीका। अब ये कई लोग इस तरीकों को इग्नोर करते हैं। या तो आप 1 अप्रैल से जोड़ना चालू कर दीजिए भैया, है ना, एसआईपी लगा लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं, मैंने देखिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जैसे पहले तो आप डेली एसटीपी का मतलब समझिए, इसको इक्विटी का बाद में भी आता हूं, है ना। मेरे पास 1 लाख रुपए आए, मैंने उसे लिक्विड फंड में डाला, ठीक है। मैंने 100 दिन का चैलेंज लिया, पहले दिन 1,000 रुपए इक्विटी में गया, 99 रह गया, फिर 2,000 हो गया, ऐसे 1,000 जाता जाएगा और 100वें दिन तक आपका 1 लाख इक्विटी फंड में आ जाएगा। इससे आपका रिस्क और एवरेजिंग होगी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी एनएवी या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस दिन अगर आप सारे परचेज करते और इस दिन, आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये विड्रॉल प्लान मैं आपको बता चुका हूं। सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान वही है
कि आपका जो कॉर्पस में से सिस्टमेटिकली पैसे डालने की जगह सिस्टमेटिकली पैसा निकलने लग जाएगा। ठीक है, हाँ। जैसे ये मैं टैक्स सेविंग यूजिंग म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जैसे सब ये मैंने दिसंबर 2019 का था, अपन इसको चलो अभी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर है, हमें 1 दिसंबर से 31 मार्च तक पैसा जोड़ना है, तो कितने दिन होते हैं? 4 महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल 120 दिन हुए, राइट। तो महेश सर हम क्या करेंगे, हमें एटीसी चाहिए, तो इससे बेस्ट है कि मैं टोटल सेविंग जो 1.5 की है, मैं क्या करूंगा 1.5 को डेट फंड या लिक्विड फंड में डाल दूंगा, फिर मैं उसको 120 से डिवाइड करूंगा तो 1250 आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट 1.5 इन फर्स्ट लिक्विड स्कीम एक्सेस लिक्विड फंड, देन गिव अ डेली एसटीपी इंस्ट्रक्शन, हर दिन 1250 पर डे के हिसाब से मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा और 1.5 लाख का हो जाएगा। अब मेरे को इस बीच में डेट फंड की भी रिटर्न मिलेगी और इक्विटी की भी मिलेगी और एवरेजिंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा जुड़ता गया, या फिर आप 5000, भाई आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल 1.5 लाख रुपए है। वैसे आपको मैं बता दूं, कोई भी आदमी 1.5 लाख की ईएलएसएस नहीं कराता। जो भी आदमी ईएलएसएस कराएगा वो 1,20,000 की कराएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस और मेडिकल भी होता है, तो वो 1.5 लाख का पार्ट ही होता है, तो 30,000 तो मेडिकल और इंश्योरेंस में कट जाता है। तो मेरा मानना है 10,000 पर मंथ का वो ईएलएसएस ले सकता है। मैं 10,000 पर मंथ का ईएलएसएस लेता हूं, सीधा पर मंथ मेरे अकाउंट से कट जाता है, मुझे कुछ इसमें इशू नहीं। एंड दिस इज लास्ट स्लाइड। कीप एसआईपी और एसटीपी रनिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ऑलवेज कीप एडुकेट फंड इन डेट और आरबीटीएच स्कीम में बहुत पैसा होना चाहिए। रिव्यू स्कीम परफॉर्मेंस एवरी ईयर आफ्टर 3 साल के गैप में हर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम को करना चाहिए। आप ये मत देखिए आपकी रिटर्न ज्यादा रिटर्न दे रही है, आपको अपना 15 से 20% आपका पोर्टफोलियो रिटर्न देना चाहिए, दैट्स इट। 15 से, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। व्हेन रिडीमिंग होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एग्जिट लोड अवॉइड हो। ठीक है, और ये लाइफ स्ट्रेटेजी है। लाइफ स्टेज स्ट्रेटेजी क्या होती है ये आप ध्यान रखिएगा, चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए लाइफ स्ट्रेटेजी क्या होती है, आज आपकी एज कितनी है, ठीक है। जैसे सपोज करिए मेरी अगर एज 35 है, तो दैट मीन्स मेरा डेट फंड 35 होना चाहिए, 35%, और 100 साल मान के चलूंगा मैं। 65 किस में होगा, इक्विटी में। तो 100 माइनस योर एज, और जैसे मैं 36 साल का होऊंगा तो मेरा इक्विटी 64 हो जाएगा और मेरा 36 हो जाएगा डेट। एग्जाम्पल, माई एज इज 35, डेट एलोकेशन इज 35% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कितना होगा 65। यूज योर बर्थडे टू शिफ्ट 1% फ्रॉम इक्विटी स्कीम टू डेट हाइब्रिड सिंपली इन्वेस्टमेंट मॉडल विद नो टेंशन। अगर आप जानते हैं मार्केट को बहुत अच्छी तरह से, तो आप अपना अलोकेशन अपने हिसाब से निफ्टी पी को ध्यान में रख के बना सकते। तो ये हुई हमारी आज म्यूचुअल फंड की पूरी क्लास, जिसमें मुझे आपको म्यूचुअल फंड आपको जो पूछना है आप अब पूछ सकते हैं।